मांगलपुर नाम के कस्बे में, जहां हरे भरे खेत फैले थे और लोगों के चेहरों पे मेहनत का तेज था, शाम होते ही एक छोटे से स्टॉल पर अद्भुत रौनक छा जाती थी। वो था रवि सांबर वड़ा वाला। रवि के हाथ सांबर वड़ा बनाने में ऐसे सधे थे कि क्या कहने। उनके स्टॉल से आती गरम गरम सांबर की खुशबू और कुरकुरे वड़े की महक से पूरा चौक महक उठता था। उनके सांबर में पड़े ढेर सारे मसाले और सब्जियों का मिश्रण ऐसा कमाल करता था कि लोग प्लेटें खाली कर उंगलियां चाटते रह जाते। उस सुबह भी हमेशा की तरह रवि भोर होते ही उठ गया। सूरज की पहली किरण अभी अभी निकली थी और वो अपनी स्कूटर पर सवार होकर किराना स्टोर पहुंच गया। नमस्ते विनोद भाई, मुझे 5 किलो अरहर दाल, 5 किलो प्याज, ढेर सारी हरी मिर्च और एक बड़ा डिब्बा सांबर मसाला चाहिए। जरा जल्दी करिए, सब्जियों की तैयारी शुरू करनी है। अरे रवि भाई, यहाँ सभी सामान हाजिर हैं, लेकिन आज से कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं। क्या फिर से? अभी पिछले महीने ही तो दाम बढ़े थे, इस बार और कितना बढ़ गया है? क्या करें भाई, माल ही ऊपर से महंगा आ रहा है। सांबर मसाला 500 रुपए का मिलेगा और दाल प्याज भी 20 रुपए प्रति किलो ज्यादा भाव में मिलेंगे। बताइए, दूं या नहीं? रवि ने एक गहरी सांस भरी, माथे पर उभरा पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, अब क्या कर सकता हूँ, धंधा तो चलाना ही है और कोई रास्ता भी तो नहीं है, दे दीजिए। भारी मन से वो सामान लेकर घर आए। चिंता उनके दिल को कचोट रही थी। लागत बढ़ चुकी थी। अगर सांभर वड़ा का दाम बढ़ाएंगे तो क्या ग्राहक अब भी आएंगे? दोपहर को उन्होंने दाल उबाली, सांबर तैयार किया और शाम को स्टॉल सजाया। गर्मा गर्म सांबर वड़ा की मनमोहक खुशबू फैलते ही उनके पुराने ग्राहक खिंचे चले आए। रवि भाई, 2 प्लेट सांभर वड़ा लगा दो फटाफट। आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। खूब सारा नारियल की चटनी डालना। जरूर भाई साहब, अभी लगाता हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज से 1 प्लेट सांबर वड़ा 80 रुपए की मिलेगी, पहले 60 रुपए की थी। है 80 रुपए की 1 प्लेट, सीधे 20 रुपए बढ़ा दिए। ये क्या मजाक है? क्या करूं भाई, दाल प्याज मसाले सब चीजें महंगी हो गई हैं। पुरानी कीमत पर बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी मेहनत भी तो इसमें शामिल है। अरे नहीं रवि, 80 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। इतने में तो शहर में भरपेट खाना मिल जाता है। छोड़ो, 1 ही प्लेट दे दो। इतनी महंगी सांबर वड़ा तो हम नहीं खाएंगे। रवि उस रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, वड़ा पाव के बारे में सोचता रहा। जब वो घर लौटा था तो उनकी पत्नी मीना उनके बुझे हुए चेहरे को देखकर सब समझ गई थी। आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई है ना? मैं देख रही हूँ, महंगाई के कारण लोग सांबर वड़ा कम खा रहे हैं। हाँ मीना, अब लोग 80 रुपए का सांबर वड़ा खरीदना नहीं चाहते। हमें कुछ बदलना पड़ेगा। पर क्या बदलेंगे? हमें तो बस सांबर वड़ा बनाना ही आता है। आज एक मुंबई का आदमी मिला था, वो वड़ा पाव की बात कर रहा था। कह रहा था सांबर वड़ा से सस्ता और ज्यादा स्वादिष्ट होता है। मीना, मुझे लगता है अब हमें सांबर वड़ा की जगह कुछ नया शुरू करना होगा। अगली सुबह रवि जल्दी उठा। उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। आज तो उस मुंबई वाले भाई को ढूंढ कर ही रहूंगा, वही मेरी डूबी हुई नैया को पार लगाएंगे। वो पूरे कस्बे में उसे ढूंढने निकला। बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर उसे वो आदमी मिल गया। रवि ने दौड़कर उसे पकड़ा। अरे मुंबई वाले भाई, मैं आपको ही तलाश रहा था। मुझे वो वड़ा पाव बनाना सीखना है, मेरी मदद कर दीजिए। अरे वाह, तुम तो सच में आ गए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आलू का मसाला तो तुम सांबर वड़ा जैसा ही बनाना, बस उसमें कड़ी पत्ता और राई का तड़का जोरदार लगाना। मुख्य बात है बेसन का घोल और वो सूखी चटनी। उस अजनबी ने रवि को विस्तार से समझाया कि कैसे बेसन में थोड़ा चावल का आटा मिलाना है ताकि आलू वड़ा पाव कुरकुरा बने, और कैसे ढेर सारा लहसुन, लाल मिर्च और सूखा नारियल भूनकर वो जादुई सूखी लाल चटनी बनानी है। याद रखना रवि, पाव एकदम ताजा होना चाहिए और चटनी में बिल्कुल कंजूसी मत करना। यही तो इस वड़ा पाव का असली राज है। धन्यवाद भाई, आपने तो मेरी बहुत बड़ी दुविधा सुलझा दी। कल से मांगलपुर में मुंबई का स्वाद मिलेगा। रवि ने तुरंत शहर जाकर ताजे पाव का बड़ा ऑर्डर दिया। उन्होंने ढेर सारा लहसुन, बेसन और सूखी लाल मिर्च खरीदी। अगले दिन सुबह सुबह घर में एक नई और अनोखी खुशबू फैली। अरे वाह, ये लहसुन की चटनी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। नाक में एकदम तीखापन लग रहा है।
यही तो जादू है मीना। आज देखना लोग सांबर वड़ा का नाम भी भूल जाएंगे। दोपहर होते होते उसने स्टॉल पर नया बोर्ड लगाया, रवि का मुंबई वड़ा पाव, असली तीखा स्वाद। जैसे ही उसने बेसन में लिपटे आलू के वड़े गर्म तेल में तलने शुरू किए, बेसन और मसालों की एक अलग ही सौंधी खुशबू हवा में घुल गई। तभी उनके पुराने ग्राहक खींचे चले आए। अरे रवि, आज ये क्या बना रहा है? सांबर वड़ा नहीं है क्या? ये गोल गोल क्या तल रहा है? भाई, आज से सांबर वड़ा बंद। ये मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव है। खाकर देखो, सांबर वड़ा याद भी नहीं आएगी। अच्छा, और दाम क्या है इसका? सांबर वड़ा जितना महंगा तो नहीं है। नहीं भाई, ये सस्ता है। 20 रुपए में 2 वड़ा पाव मिलेंगे। पेट एकदम भर जाएगा। अरे वाह, 20 रुपए में 2? फिर तो जल्दी लगा दे भाई, खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। रवि ने पाव को बीच से चीरा। एक तरफ हरी चटनी और दूसरी तरफ वो खास सूखी लाल लहसुन की चटनी लगाई। बीच में गर्मा गर्म वड़ा पाव लिखा और ग्राहक को पकड़ाया। ग्राहक ने पहला बड़ा निवाला मुंह में डाला। ओहो रवि, ये तो सचमुच कमाल है भाई। ये जो सूखी चटनी का तीखापन और पाव की नरमी है, मजा आ गया। सांबर वड़ा से तो ये 100 गुना बेहतर है। मुझे भी दे रवि, 20 रुपए में 2 मिल रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। देखते ही देखते स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। सस्ता और जबरदस्त स्वादिष्ट होने के कारण वड़ा पाव ने पूरे कस्बे में धूम मचा दी। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ 3 पुराने नाश्ते वाले, जो पकौड़े और समोसे बेचते थे, जगदीश, सुरेश और कालू, ईर्ष्या से जल भुन रहे थे। देखा, कल तक इसकी सांबर वड़ा कोई नहीं पूछ रहा था। आज ये नया वड़ा पाव ले आया और सारा गांव इसके स्टॉल पर पागल हुआ जा रहा है। हमारी तो दुकानदारी चौपट हो जाएगी। ये रवि बहुत शातिर निकला। इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। शाम को जब रवि घर पहुंचा, वो थका हुआ था, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो बहुत देर हो गई आने में। क्या सारा सामान बिक गया? हाँ मीना, एक भी पाव नहीं बचा। लोग वड़ा पाव के पीछे दीवाने हो गए हैं। आज की कमाई तो पिछले पूरे हफ्ते की कुल कमाई से ज्यादा है। लेकिन रवि को ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये शानदार सफलता कुछ लोगों की आंखों में इतनी चुभ रही थी। अगले दिन रवि फिर पूरे जोश के साथ उठे। वो बेसन का घोल तैयार कर रहे थे। तभी वे तीनों पुराने नाश्ते वाले वहाँ आ धमके। और रवि भाई, बड़ी तरक्की कर ली तुमने तो। ये नया मुंबई का आइटम तो खूब रंग ला रहा है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई, और लोगों का प्यार है। हाँ, वो तो है। अच्छा भाई, जरा उधर देखना, रामलाल काका शायद तुम्हें बुला रहे हैं। रवि ने जैसे ही मुड़कर देखा, रामलाल काका वहाँ कहीं नहीं थे। लेकिन इसी बीच तीसरे स्टॉल वाले कालू ने बड़ी चालाकी से अपनी जेब से एक मरा हुआ चूहा निकाला और रवि के बेसन के घोल वाले बड़े बर्तन में चुपचाप डाल दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछ लिए। अरे, वहाँ तो कोई नहीं है। तुम लोग भी ना? अरे, शायद चले गए होंगे। चलो हम चलते हैं, अपना धंधा भी देखना है। वे तीनों एक कुटिल मुस्कान के साथ चले गए। रवि ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी घोल में वड़ा पाव के लिए आलू के वड़े डुबोकर तलने लगे। थोड़ी देर बाद कस्बे के प्रधान वहां पहुंचे। अरे रवि, मैंने सुना है तुमने कस्बे में कोई नई चीज शुरू की है। तुम्हारे वड़ा पाव की बहुत चर्चा हो रही है। जरा हमें भी चखाओ, देखें कैसा है तुम्हारा ये मुंबईया स्वाद। जी प्रधान जी, अभी एकदम ताजा वड़ा पाव बना कर देता हूँ। आपको खाकर मजा आ जाएगा। रवि ने उत्साह में एक वड़ा पाव तैयार किया और प्रधान जी को दिया। प्रधान जी खाने ही वाले थे कि उनकी नजर स्टॉल पर रखे बेसन की घोल के बर्तन पर पड़ी। कुछ काला काला सा ऊपर तैर रहा था। अरे रवि, ये तेरे बेसन के घोल में क्या है? प्रधान जी ने उंगली से इशारा किया। रवि ने झुककर देखा और उसके होश उड़ गए। बेसन में एक बड़ा सा मरा हुआ चूहा तैर रहा था। छी, चूहा? रवि, तू लोगों को ये गंदगी खिलाता है? यही है तेरा बम्बईया स्वाद? तुझे शर्म नहीं आती? नहीं प्रधान जी, विश्वास मानिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये घोल बनाया था। ये इसमें कैसे आया मुझे नहीं पता। मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। चुप रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आज से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं लगेगा। इसे बंद कर तुरंत।
गांव वाले भी छी छी करने लगे। रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसका बना बनाया काम पल भर में बर्बाद हो गया था। वो अपमानित होकर स्टॉल लेकर घर चला गया। ये क्या हो गया जी? हमारा इतना अच्छा काम चल पड़ा था। ये जरूर किसी की साजिश है। मुझे उन तीनों पर शक है। जब उन्होंने आपका ध्यान भटकाया था तभी ये सब हुआ होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा मीना, मैं सच्चाई सामने ला कर रहूंगा। अगले दिन रवि का स्टॉल बंद था। कस्बे की चौक पर सन्नाटा पसरा था। वो कस्बे में घूमने निकला। उसने देखा कि उन तीनों पुराने स्टॉल वालों में से 2 की दुकानों पर आज थोड़ी भीड़ थी, लेकिन तीसरा वाला जो सबसे कमजोर था, कालू, अभी भी ग्राहकों के इंतजार में मक्खियां मार रहा था। रवि समझ गया कि यही सबसे कमजोर कड़ी है, इसी से सच उगलवाना होगा। रवि उस तीसरे स्टॉल वाले के पास गया। वो आदमी रवि को देखकर घबरा गया। अरे रवि, तुम? देख भाई, मुझे पता है कि कल मेरे बेसन में चूहा तुम तीनों ने मिलकर डाला था। नहीं, हम क्यों करेंगे ऐसा? झूठ बोलने की कोशिश मत कर। देख, उन दोनों का धंधा तो फिर भी चल रहा है, पर तेरा तो आज भी ठप पड़ा है। अगर तू प्रधान जी के सामने सच बोल दे तो मैं तुझे अपने उस खास सूखी लाल चटनी और वड़ा पाव का सीक्रेट बता दूंगा। फिर तेरा स्टॉल भी मेरे जैसा ही चलेगा। सोच ले क्या करना है। वो आदमी लालच में आ गया। उसका धंधा वैसे भी नहीं चल रहा था। क्या सच में तुम मुझे वो चटनी बनाना सिखाओगे? हाँ भाई, पक्का वादा। ठीक है, चलो प्रधान जी के पास। ये सब उन दोनों जगदीश और सुरेश का ही प्लान था। मुझे तो बस साथ में घसीट लिया था। तुम लोगों ने इतनी गिरी हुई हरकत की, एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। आज से तुम दोनों कस्बे में अपनी दुकानें नहीं लगाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर प्रधान जी रवि की तरफ मुए। हमें माफ करना रवि, हमने बिना पूरी बात जाने तुम्हें गलत समझा। तुम निर्दोष हो। कल से तुम फिर से अपना स्टॉल लगाओ। धन्यवाद प्रधान जी, आज मेरा विश्वास जीत गया।